नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुना रही हूँ स्वदेश दीपक की एक कहानी, और कहानी का शीर्षक है तमाशा। आप सब लोग जानते होंगे स्वदेश दीपक के बारे में, और जो नहीं जानते होंगे उन्होंने भी दो नाम तो जरूर पढ़े सुने होंगे। एक तो कोर्ट मार्शल जो उनका नाटक था, और एक मैंने मांडू नहीं देखा। ये तो नाम जानते ही होंगे लोग, और मैं चाहूँगी कि जो लोग बाई चांस उनकी रचनाओं से परिचित नहीं हैं वो कम से कम जाकर के कीन करें उनका नाम और उनके बारे में जानें। वो हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं, बेहद महत्वपूर्ण। और जब हम ये कहानी पढ़ेंगे तमाशा, तो देखेंगे कि कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को डी क्लास करता है। वो जिस वर्ग का है उससे इतर वर्ग में जाकर के और निचले तबके में जाकर के उसकी वेदनाओं को, उसकी मजबूरियों को, उसके जीवन को, उसकी परेशानियों को देखता है। तो यह कहानी आज हम पढ़ेंगे, तमाशा। वह अधेड़ उम्र का आदमी बड़ी देर से किसी सायेदार पेड़ की तलाश कर रहा है। उसका 8 साल का लड़का बड़े थके थके कदमों से बाप के पीछे चल रहा है। उसके गले में एक छोटा सा ढोल पड़ा हुआ है जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथों से पीट देता है। जब भी कोई पेड़ नजदीक आता है वह बड़ी बड़ी तरसती निगाहों से उसे देखता है। शायद बापू इसके नीचे ठहर जाए, लेकिन नहीं। पेड़ बड़ा है तो सायेदार नहीं, और अगर सायेदार है तो छोटा है, मजमा लगाने के लायक बिल्कुल नहीं। बाप ने सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी है जिसके लटक रहे सिरे से वह बार बार मुंह और गर्दन को पोंछ लेता है। इसके पीछे पीछे लड़कों का एक झुंड चला आ रहा है। बाप बार बार पीछे मुड़कर पीछा करते लड़कों को देखता है और खुश होता है। खेल तमाशा देखने वाले ये छोटे छोटे दर्शक ही भीड़ को बढ़ाने में मदद करते हैं। अभी सुबह के 10 बजे हैं, लेकिन सूरज, गर्मियों का सूरज, सेना की हरावल पंक्ति के आगे चलते हुए किसी क्रुद्ध सेनापति की तरह लंबी लंबी छलांगे लगाकर ऊपर चढ़ाया है। सूरज चारों तरफ बड़ी देर से तीखी और गर्म किरणों की बर्छियां और किरचे बरसा रहा है। छोटे लड़के के गले में पड़ी ढोल की रस्सी पसीने से भीग गई है और उसके गले में, गर्दन में खारिश कर रही है। उसके गाल पिचके हुए हैं और बारीक मशीन से कटे सिर के छोटे छोटे बाल कांटों की तरह सीधे खड़े हैं। सूरज की निर्दय गर्मी ने उसे पीट डाला है। पिछले कई मिनटों से उसने ढोल पर थाप नहीं दी। बाप किसी जंगली सुअर की तरह गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करता है और तीखी आवाज में कहता है, ढोल क्या तेरा बाप बजाएगा? बड़ी मशीनी हरकत से लड़का दोनों हाथों से ढोल को पीटना शुरू कर देता है। सेनापति सूरज इस छोटे से नगाड़े की आवाज को सुनकर थोड़ा और ऊपर उठ जाता है। आक्रमण की मुद्रा में लड़के के चेहरे बिल्कुल, उसके चेहरे पर तेज चमकदार और गरम गरम तलवार सूरज लपलपाने लग जाता है। सामने नीम का एक बड़ा सा, इसके आसपास कुछ रेढ़ियों वाले, कुछ खोखे हैं और चंद पक्की दुकानें। बाप के कदम उस ओर बढ़ते देख लड़के की पतली लकड़ियों जैसी टांगे आखिरी हल्ला मारती हैं और वह छोटी सी दौड़ लगाकर बाप के आगे निकल जाता है। पेड़ के नीचे पहुंचते ही वह गले में पड़ा ढोल उतार देता है और पेड़ के तने के साथ पीठ लगाकर तेजी के साथ फेफड़ों में हवा भरने लगता है, लेकिन वह किसी की ओर आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो उनकी जिंदगी में रोज ही होता है। आने वाले तमाशे के सारे दृश्य और इनके कटे हुए टुकड़े लड़के के दिलो दिमाग में पहले से ही मौजूद हैं। इसलिए दूसरे लड़कों की तरह न ही उसे इस तमाशे के प्रति कोई उत्सुकता है और न ही इसमें उसे कोई रस मिलता है। अब वह अपने होठों पर बार बार जबान फेर रहा है। इधर उधर किसी डरे हुए चूहे की तरह गर्दन मोड़कर देखता है कि कहीं कोई नल अथवा पंप दिखाई पड़ जाए। बाप की तरफ देखता है,
वह बड़ी सी गठरी खोल रहा है। तमाशे का साजो सामान बाहर निकालना है। बाप से पानी के लिए कहे कि ना कहे। फिर वह बाप से कुछ भी ना कहने का फैसला कर लेता है। चूल्हे में जलती लकड़ी बाप का ऐसे खींचकर बाहर निकालना और हाथ में और हवा में उठे माँ के दोनों हाथ, बचाव करते हाथ, ये सारी की सारी घटनाएं उसे आतंकित कर देती हैं। बाप ने पेड़ के नीचे सफ़ेद चादर बिछा दी। लड़के की पीठ उसकी तरफ है, लेकिन उसे साफ महसूस होता है कि दो छोटी छोटी आंखें उसकी पीठ में सुराख किए डाल रही हैं। किसी जानवर की तरह आसपास के वातावरण को ग्रहण करने, किसी के शरीर की उपस्थिति को महसूस करने की शक्ति उसकी गर्दन को लड़के की ओर मोड़ देती है। कैसे मुर्दों की तरह बैठा है? तेरा बाप मर गया क्या? उठ, सामान रख। उसकी तेज आवाज सुनकर आसपास खड़े लड़के धमक गए और पीछे हट जाते हैं। पानी पीना है तो उठ, जाके पी ले, किसी रेढ़ी वाले से मांग ले। तेरा बाप कुआं खुदा कर देगा क्या? हरामदा बीज, मां की तरह नखरे क्या दिखाता है? जा मांग ले। लड़का किसी मरियल कुत्ते की तरह कमर का सारा जोर टांगों पर डालता है। किसी धीरे चल रही फिल्म की तरह उसका जिस्म टुकड़ों टुकड़ों में हिलता है और वह पास की कुलचो छोलों की रेढ़ी की तरफ बढ़ जाता है। बाप अब थैले से चीते का सूखा मरा हुआ सिर निकालता है। उसे याद आया कई साल पहले 5 रुपए में चीते का यह सिर एक बूढ़े मदारी से खरीदा था उसने। बार बार हाथ लगने से इस मुर्दा सिर के बाल झड़ गए हैं। सूखे हुए जबड़ों में तेज नुकीले दांत बाहर निकल आए हैं। आंखों की जगह नीले बिल्लौर हैं और एक मरी हुई निर्दयता उसकी ओर घूर रही है। चीते का मरा हुआ मुंह खुला हुआ है। उसकी निगाह इस अंधेरी गुफा में पड़ती है और बीबी का बीमार लेकिन गुस्से से भरा हुआ चेहरा जोर से गुर्राता है, दहाड़ता है और उसकी ओर झपट पड़ने के लिए छलांग लगाने की मुद्रा में अपने शरीर को सिकोड़ने लगता है। पटक गया। झटके के साथ मरे हुए सिर को सफेद चादर के नीचे रख दिया। चूल्हे से खींची हुई जल रही लंबी लकड़ी और बचाव के लिए हवा में उठे घरवाली के दोनों हाथ चीते के मुंह से निकलकर उस पर आक्रमण सा कर देते हैं। इस शहर में आए उन्हें 3 दिन हुए। शहर के बाहर बड़ी सड़क के किनारे उसने अपना फटा हुआ तंबू गाड़ा था। छोटा लड़का आसपास घूमकर कुछ सूखी टहनियां चुल्लाया था। घरवाली 4 ईंटों का चुल्ला तंबू के बाहर बना देती है। वह बैठा चिलम पीकर थकावट उतारता है। घर की सारी जायदाद, लोहे का बड़ा सा ट्रंक, तमाशा दिखाने का सामान और जानवरों के कटे हुए सिर, यह सब उसे उठाकर पैदल चलना होता है। इसलिए तंबू गाड़ने के बाद वह दूसरा कोई काम नहीं करता। घर के तीनों सदस्यों के काम बटे हुए हैं। उसका तथा लड़के और घरवाली का सारा जीवन शहर दर शहर घूमने और फेरी लगाते हुए बीतता जाता है। शहर में 3-4 बार तमाशे दिखाने के बाद उसे अगली यात्रा के लिए निकल पड़ना होता है, क्योंकि दर्शक बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। पिछले कई सालों से घंटों गला फाड़ने के बाद, छोटे छोटे करतब दिखाने के बाद भी 3 आदमियों का पेट भरना दुश्वार हो रहा है। और फिर भीड़ को भी कड़े वक्त में चालाक और जमाना साज बना दिया है। सांप नेवले की लड़ाई के अंतिम दृश्य के साथ तमाशा खत्म होना होता है। इस मौके के आते ही लोग धीरे धीरे खिसकना शुरू कर देते हैं। बचे हुए चंद लोग बड़ी बेदिली से चंद सिक्के फेंक राह लग जाते हैं और अगले दिन की भूख और खाली पेट की यात्राएं। भूख का यह दानव किसी भी शहर में दम नहीं लेने देता। किसी घुड़सवार की तरह लोहे के नोकदार जूते से लगातार एड़ मारता रहता है। पहली शाम घरवाली ने ट्रंक खोला, छोटी सी पोटली बाहर निकाली। उसे खोला तो केवल पाव भर आटा निकला। 2 रोटी उनके हिस्से आई और 1 लड़के के। उसने 4 गिराइयों में रोटी खत्म कर दी। माँ को घूर कर देखा और बोला, रोटी और दे।
बस खत्म, तूने अपने हिस्से की खा ली। नहीं, अभी मैं भूखा हूं और खाऊंगा। बड़बड़ मत कर, सुनदा नहीं, रोटी खत्म है। लड़का एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वह कोई चीज उठाकर मां को मारना चाहता है, लेकिन बाप की घूरती हुई आंखें देखकर उसने इरादा बदल लिया। वह तंबू से बाहर गया। अन्न की बास पाकर एक मरियल सा कुत्ता तंबू के बाहर प्रतीक्षारत आंखों के साथ आ बैठा है। लड़का दबे पांव कुत्ते के पास से गुजरा। थोड़ी दूर जाकर उसने ईंट का एक चौकोर टुकड़ा तलाश कर लिया। उसने हाथ हवा में लहराकर 2 बार निशाना साधा और फिर पूरी ताकत से ईंट का टुकड़ा कुत्ते की गर्दन पर दे मारा। एक लंबी टेक के साथ कुत्ते ने उछाल भरी और वहां से भाग खड़ा हुआ। दूर जाकर तंबू की ओर मुंह करके वह लगातार वातावरण को घायल करता रहा। लड़के का गुस्सा और भूख दोनों खत्म हो गए। उसकी कल्पना में इस वक्त कुत्ता नहीं, मां है जिसकी गर्दन पर रोटी न देने के जुर्म में उसने ईंट का टुकड़ा दे मारा। सुबह होने पर बीबी ने ट्रंक के एक कोने से एक मैला कुचैला रुपए का नोट निकालकर उसे दिया और आटा लाने के लिए कहा। वह शहर की ओर चल पड़ा। कैसे दिन आ गए हैं। वह छोटा था तो अपने मदारी बाप के साथ जमूरा बनकर तमाशा के लिए जाया करता था। लोग तमाशा देखते थे और बड़ी फराख दिली के साथ सिक्के फेंकते थे। उसे आज भी याद है, सफेद चादर बिखरे हुए सिक्कों से अट जाया करती थी। वापसी पर बाप उसे गुड़ की बनी हुई रेवड़ियां खरीद कर दिया करता था और अपने लिए शराब का अद्धा लिया करता था। मां चूल्हे पर फुलका उतारा करती थी और कड़कड़ करती रेवड़ियां खाया करता था। वो बाप शराब पीकर मस्ती के आलम में एक हाथ कान पर रखकर हीर गाया करता था। और अब आटे के लिए पैसे पूरे नहीं पड़ते। लड़का और रोटी मांगता है, घरवाली ताने देती है, गालियां देती है और वह उसे पीटता है। बाजार पहुंचकर उसने देखा कि सारी की सारी दुकानें खाली पड़ी हैं। कहीं पर कोई ग्राहक ही नहीं है। खरीदने के लिए लोगों के पास कुछ भी बच नहीं रहा है। अपने मैले कपड़ों और तेल से चू रहे बालों और फटीचर हाल के कारण उसे दुकान के अंदर घुसने में हमेशा डर लगता है। वह अब तक बाजार के 3 चक्कर काट चुका है। किसी के से आटे की दुकान का पता पूछते हुए डर रहा है। आखिर साहस करके रिक्शे वाले के पास ठहरता है। आटा कहाँ मिलेगा? क्या कहा? आटा? जब भाई अपना रास्ता पकड़, क्यों सवेरे सवेरे मखौल कर रहा है? उसे बड़ी हैरानी हो रही है। आटा खरीदने के लिए पूछने पर यह आदमी मखौल क्यों समझ रहा है? लोगों को क्या होता जा रहा है? रिक्शा वाला बुझी बीड़ी को फिर से जलाता है। उसके चेहरे पर छाई परेशानी और बदहवासी को देखता है और दांतों से बीड़ी का एक हिस्सा काट के कहता है, इस शहर में आटा नहीं मिलता। क्या कहा? शहर में आटा नहीं मिलता? अब वह मुंह खोलकर बेवकूफों की तरह रिक्शे वाले की तरफ देख रहा है। क्या जमाना आ गया, गरीब भी गरीब का मजाक उड़ाने लगा। वह हार मान गया, सिर झुकाए खड़ा है। रिक्शे वाले के झटके से बीड़ी सड़क पर फेंक के कहता है, भाई सच कह रहा हूं, अब तुम्हें किसी भी दुकान पर आटा नहीं मिल सकता। आटा बेचने और गेहूं खरीदने का काम अब सरकार के हाथों में है। हाँ, अगली गली के अंदर मुड़ जाओ, राशन की दुकानें सरकारी, किस्मत हो गई तो मिल जाएगा। वह उसे जवाब दिए बिना गली के अंदर मुड़ गया। दुकान सामने ही है, लेकिन बहुत लंबी लाइन। वह उसमें शामिल हो गया। लोगों के चेहरे पर इतनी गर्मी में भी प्रतीक्षा करने पर ना कहीं गुस्सा है ना बेचैनी। सब्र और संतोष तो गरीब लोगों का गुण है ही। लगभग 2 घंटे के बाद वह दुकान के दहलीज के अंदर पांव रख पाया। दुकानदार उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहता है, कार्ड। वह चौंक गया, भयभीत होकर उसने इधर उधर देखा, फिर रुपए का नोट निकालकर आगे बढ़ाया। ओए पहले कार्ड तो दे। कार्ड? कार्ड नहीं है मेरे पास। दुकानदार पहले से ही खींचा बैठा है। तीखी आवाज में कहा, चल हट, निकल बाहर, सरकारी दुकान है, सरकारी, आ जाते हैं मुंह उठाए, पर हट, औरों को आने दे, यहाँ आटा वाटा नहीं है, चल हट। कहां से आ जाते हैं हरामखोर। उसके पीछे लाइन में खड़े लोग बेचैन हो रहे हैं। वह निगाह घुमाकर सहायता के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन उसकी नजर पड़ते ही लोग चेहरा दूसरी ओर कर लेते हैं।
जैसे उन्हें पता हो कि वे सब कोई पाप कर रहे हैं। और तब उसे अपनी घरवाली और लड़के के खाली पेट का ध्यान आया। आशा टूट जाए तो भय भी गायब भी हो जाता है, और वैसे भी वह गुस्से वाली तबीयत का आदमी है। अब वह सूरज की तेज गर्मी, 2 घंटे की प्रतीक्षा, सरकारी राशन की दुकान, इन सब से बदला लेने पर उतर आया। मजमे में लगातार बोलते रहने के कारण उसकी आवाज वैसे भी ऊंची है। वह हाथ झटक के कहता है, नहीं देगा? कैसे नहीं देगा? तेरे बाप की दुकान है क्या? साले सरकारी दुकान है ये। सरकार किसकी है? तेरे प्यो दी। 1 रुपए का आटा तोल दे, नहीं तो तू अस्पताल पहुंचेगा और मैं जेल। तोल दे जल्दी। दुकानदार सिकुड़ कर पीछे हो गया। लोग अब उसकी मदद को उतर आए हैं, किसी सहानुभूति के कारण नहीं, इस डर से कि कहीं झगड़ा बढ़ गया और दुकान बंद हो गई तो फिर आज राशन नहीं मिलेगा। कई आवाजें उठी, ओ भाई थोड़ा सा आटा दे दो, अनपढ़ गंवार है, इसे कार्ड का क्या पता, लगता है कई दिनों का भूखा है। गरीब को खाने को नहीं मिले तो तंग आकर दंगा ही करेगा जी, खून खराबा कर देगा, इसको आटा दे दो, तोल दो जरा। दुकानदार ने रुपया लेकर थोड़ा सा आटा दे दिया। बीबी ने रोटियां बनाई, तीनों ने चुपचाप खा ली। भूख का दानव पीछे की ओर से छलांग लगाकर फिर उसकी गर्दन पर सवार हो गया। सुबह उठकर उसने मजमा लगाने का सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लड़का चुपचाप जमीन पर लेटा बाप को काम करते देख रहा है। कभी कभी वह ठंडे चूल्हे की भी ओर देखता है। माँ उसकी निकाहों का मतलब समझ गई। ट्रंक के कोने से 2 कागज की पुड़िया निकाली, एक में चीनी और एक में थोड़ा सा चाय पत्ती। वह चूल्हा जला के बिना दूध वाली चाय बनाती है और बाप बेटे के सामने पीतल के गिलासों में डाल के रख देती है। बाप गिलास उठा करके घूंट भरना शुरू कर देता है। बेटा गिलास की ओर देखता भी नहीं। अब क्या मंतर पड़ रहा है? चाय पी, काम पर भी चलना है। नहीं जाता, मैंने रोटी खानी है, भूख लगी है। तू सीधी तरह उठता है या करूं छतरील? नहीं जाता, नहीं जाता। और लड़के ने हाथ मारकर चाय नीचे गिरा दी। उसने हाथ बढ़ाकर लड़के गर्दन में पंजा फंसा दिया और दूसरे हाथ से उसे बेतहाशा पीटना शुरू किया। घरवाले ने झपट कर उसे धक्का दिया और लड़के को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। खाने को रोटी नहीं ला सकता, ऊपर से कसाईयों की तरह लड़के को पीट रहा है। इतना शेर है तो डाका डाल ले, काट ले किसी की गर्दन, दे दे, हम दोनों को जहर ही दे दे, उतना तो कर सकता है तू। लड़के को मारा। मैं कहता हूं परे हट जा, इस हराम के बीच की साड़ी का निकाल दूंगा, देखो कैसे नहीं जाता काम पे। नहीं हटती, नहीं हटती, कर ले जो तुझे करना है। और फिर मरे हुए चीते के गुफा जैसे गले में सुबह का दृश्य अभी अभी फिर दोहरा गया। जलता चूल्हा, जलती हुई लकड़ी को खींचता उसका हाथ हवा में लहराया। बीबी ने दोनों हाथ बचाव के लिए ऊपर उठाए, हाथों के घेरे को तोड़कर बीबी के बाएं गाल पर जलती लकड़ी का वार। एक लंबी चीख, मारा! लड़का चुपचाप काम करने के लिए साथ निकल पड़ा। नीम का पेड़, आसपास जमा हो गई भीड़ और गुर्राता हुआ मरे चीते का सिर। अब तक 50-60 आदमी घेरा डाल चुके थे। उसने जमीन में एक लंबी सी कील गाड़कर टोकरी में से नेवला निकालकर रस्सी के साथ कील में बांध दिया। नेवला छोटे से दायरे में घूमता है, ठहर ठहर कर बिटर बिटर सबकी ओर देखता है। आगे बैठे लड़कों में से कोई शी की आवाज करता है और नेवला फिर से छोटे से दायरे में बेतहाशा भागना शुरू कर देता है। लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि दूसरी ओर छोटी टोकरी में सांप बंद है। उनके चेहरे पर खूंखार खुशी की झलक फैल जाती है। तो सांप नेवले की लड़ाई देखने को मिलेगी, वाह वाह, बात खूब। लेकिन तमाशा शुरू होने के पहले ही एक सिपाही भीड़ को चीरकर सामने आ खड़ा। चल उठाए ऐसे टिमटार बाबा, साले बाप की सड़क समझ रखी है क्या? सारा ट्रैफिक रोक रखा है। भीड़ से तरह तरह की आवाजें आती है। अजी गरीब आदमी है, छोड़ दो, बेचारे को रोटी के लिए पैसा कमा लेने दो। उसके लिए पुलिस वालों का मजमा लगाने से रोकना कोई नई बात नहीं है। वह भीड़ के शोर शराबे के बीच 1 रुपए में सिपाही से सौदा पटा लेता है। सिपाही सबसे आगे वीआईपी का स्थान ग्रहण करके खड़ा हो गया। वह अपनी जेब से एक मैली सी ताश निकालकर पत्ता छिपाने और बताने का खेल शुरू करता है, लेकिन लोग इसके प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाते। एक मोटी सी आवाज आती है, उस्ताद छोड़िए चालाकियां, तेरे से अच्छे ताश के खेल तो मैं दिखा सकता हूं। अरे कोई नया जोश पैदा कर, नया। उसका लड़का ढोल पीटकर कभी सिर के बल जमीन पर खड़ा होकर, कभी हाथों पर सारा वजन डालकर लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए भीड़ का उसके खेलों से, अपने खेलों से मनोरंजन कर रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है।
वह जानता है भीड़ इन दिनों पुराने खेलों के प्रति आकर्षित नहीं होती। सब लोग थोड़ा सा खून बहता हुआ देखना चाहते हैं। एक की करती सी बांसुरी निमा आवाज गूंजती है, उस्ताद लड़ाई दिखा दे, देखता नहीं आग बरस रही है। ये छोटे छोटे चोंचले तो छोड़ेंगे तो। वह सांप वाली टोकरी का ढक्कन उठाता है। सांप फिर भी हिलता नहीं। वह लंबी सी छड़ी का टोका मारकर सांप को हिलाता है। सांप धीरे धीरे रेंग करके टोकरी से बाहर निकलता है। वह आवाज लगाता है, माई बाप, अब मैं आप लोगों को सांप नेवले की लड़ाई दिखाता हूं। माई बाप, भूख सब कुछ करना सिखा देती है। माई बाप, देखना दोनों कैसे एक दूसरे को निकलेंगे। माई बाप, बोलो एक बार फिर जोर से, जय शंकर की, जय शंकर की। उठ उठ निकल। भीड़ ने एक आवाज में जवाब दिया, जय शंकर की। सांप नेवले के पास जाने से घबरा रहा है। नेवला उछल उछल कर रस्सी तोड़ाने की कोशिश कर रहा है। आवाज उभरती है, साला डरता है, सांप है या पिल्ला। अजी जान किसको प्यारी नहीं होती। अरे भाई, सांप को जरा आगे खिसकाओ। वह छड़ी से सांप को और आगे करता। इस वक्त बड़ी फुर्ती से काम लेना है। नेवले का मुंह सांप पर पड़ते ही उसे इन दोनों को अलग कर देना, वरना नेवला सांप को मार डालेगा। और नया सांप खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। वह नेवले की पीठ पर छड़ी मारकर दोनों को अलग कर देता है। भीड़ विरोध में शोर मचा रही है। यह चालाकी है, अब इनकी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। सांप को फिर से नेवले के पास छोड़ो। हमारा पैसा कोई हराम का नहीं है जो यूं ही दे देंगे। लुटा दे क्या यूं ही? खेल दिखाओ खेल। उस्ताद, पूरी लड़ाई होने दे, मैं 1 रुपया दूंगा, 1 रुपया देख। उसने हाथ में ऊंचा, हवा में ऊंचा हाथ और हाथ में पकड़ा नोट देख लिया। वह भीड़ के मूड को समझ रहा है। ये लोग पैसा इतनी आसानी से देने वाले नहीं है। उसने सांप को नेवले के पास पटक दिया। इस बार नेवले ने पहले ही झटके से सांप को मुंह में पकड़ लिया। खून की छोटी बूंदें सांप के सड़क शरीर पर चमक गई हैं। सांप छटपटा रहा है। नेवला लगातार एक दायरे में दौड़ रहा है। वो नेवले के पीछे भाग रहा है सांप को छुड़ाने के लिए। भीड़ जोश में आ गई है। मजा आ गया, नेवला साला गजब का है। अरे देख सांप की कैसे गर्दन पकड़ रखी है। उस्ताद, ए उस्ताद, छुड़ा दो, क्या सांप गया तुम्हारा? उसने हाथ ऊपर उठाया, नेवले के दुम पर छड़ी मारी, लेकिन इस क्षणांश में नेवला थोड़ा आगे सरक चुका था। छड़ी जोर के साथ नेवले की कमर पर पड़ी। चड़ाक की आवाज से नेवले की कमर टूट गई। नेवला 3-4 बार छटपटाया, फिर हिलना बंद हो गया। मरने के बाद उसके दांत और जोर से सांप की गर्दन पर कस गए। अब सांप ने भी तड़पना छोड़ दिया। जो हाथ 1 रुपए के नोट हिला रहा था वो भीड़ से गायब हो चुका है। वह माथे पर हाथ रखकर नीचे बैठ गया। भीड़ ने थोड़े से सिक्के चादर पर फेंक दिया। उसकी निगाह सिपाही पर पड़ती है। सिपाही की आंखें चादर पर रेजगारी को गिनकर 1 रुपए के नोट में बदल रही हैं। वह अंदाजा लगा देता है उसके हिस्से में सिपाही को पैसा देने के बाद रात का आटा शायद ही पड़े। लोग अपनी जगह से हिलना शुरू कर देते हैं। वह गरज कर बोलता है, खबरदार, कोई मार का लाल अपनी जगह से ना हिले। काली मां की कसम है, अभी तो असली खेल बाकी है, कोई मत जाना। वह अपनी कमर में खोसा हुआ चाकू बाहर निकाल लेता है। सूरज की रोशनी में 4 इंच लंबा लोहा चमक उठता है। वह अपनी कमीज उतार देता है। दोनों हाथ से पेट को पीटना शुरू कर देता है। उसका पेट किसी खाली घड़े की तरह गड़गड़ की आवाज के साथ बज रहा है। ड्रम ड्रम ड्रम। माई बाप, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल। अब मैं अपने लड़के, अपने जिगर के टुकड़े के पेट में चाकू घोंप दूंगा। माई बाप, कोई अपनी जगह से मत हिलना। माई बाप, मेरे लड़के की जिंदगी का सवाल है। आप हिले तो वह मर जाएगा। मैं मंत्र से काली मां को सिद्ध कर दूंगा। आप देखेंगे लड़के के पेट से खून के फव्वारे निकलेंगे, लेकिन काली की कृपा से वो मरेगा नहीं। कोई ना हिले, नहीं तो मेरे लड़के का खून उसके सर पर होगा। अब भीड़ डर गई। वो जय माता की जय माता, वो जय माता की जय माता की, काली माई की जय हो। और वह मदारी दौड़ रहा है दायरे में, जय मां काली कहता हुआ। अरे लड़का कहाँ गया, कहाँ गया लड़का? अब भीड़ ध्यान देती है कि लड़का खसक गया है, लेकिन वह जानता है लड़का इस वक्त रबड़ की छोटी सी नली में लाल पानी भर रहा है। फिर वह इस लाल पानी से भरे रबड़ के गुब्बारे को पेट के साथ बांध लेगा।
वह चाकू का तिरछा वार करेगा, चाकू लाल पानी से भरे गुब्बारे में चुप जाएगा, लोग लाल पानी को खून समझेंगे। लड़का हमेशा इस मौके पर गायब हो जाता है, भीड़ के और तनाव और आतंक को टूटने की सीमा तक बढ़ा देता है। लड़का भीड़ में से रास्ता बनाकर दायरे के अंदर आ गया है। वह लाल रंग की आइसक्रीम चूस रहा है। चादर से कैसे कुछ पैसे उसने चुपके से उठा लिए हैं और दौड़ करके कुल्फी खरीद लाया। लड़का बाप के हाथ में चमकता चाकू देखकर भाग खड़ा होता है। बाप उसकी ओर झपकता है। लड़का चीखता है, बाप खुश हो जाता है। आज लड़का पूरे दिल के साथ खेल में भाग ले रहा है, खूब पैसे आएंगे, बरसेंगे आज पैसे। उसकी आंखों में खून उतर आया है। लड़का अब भी चीख रहा है, भाग रहा है। नहीं नहीं, जय काली मां। माई बाप जान किसको प्यारी नहीं होती। माई बाप पापी पेट का सवाल है, वरना कौन बाप अपने बेटे को चाकू से मारेगा। अब वो दोनों हाथों से पेट को पीटता हुआ लड़के के पीछे भाग रहा है। चादर पर पैसे गिरने शुरू हुए हैं। डरे हुए आतंकित लोग धड़ धड़ पैसे फेंक रहे हैं। अरे छोड़ दो, मत मारो, जाने दो, बेचारा कैसे चिक रहा है, छोड़ छोड़ छोड़, हमने खेल देख लिया, जा जा, बस बस हो गया। लेकिन पैसे गिरते देख उसका उत्साह बढ़ गया। खेल शुरू होने से पहले लोग डर कर पैसे फेंक रहे हैं। खेल खत्म होने पर कम से कम 10 रुपए तो मिलेंगे। अब उसने एक लंबी छलांग लगाकर लड़के के गर्दन को पकड़ लिया। उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। वह लड़के की छाती को घुटनों से दबाकर उसके ऊपर सवार हो गया। लड़का किसी जिबा होते बकरे की तरह, बाबू बाबू। उसके हाथों से आइसक्रीम छिटक कर दूर जा गिरी। वह चीख मारता है, बाबू मत मार, छोड़ दे मुझे, मत मार, जय काली मां की। चाकू सूरज की रोशनी में लपाता हुआ आया और लड़के के पेट की ओर बिल्कुल पसलियों के नीचे जिगर के ओर घुस गया। पहले लाल रंग की कुछ बूंदें चाकू लगने से फट गई कमीज पर उभरती हैं, फिर यह बूंदें एक पतली दहाड़ में बदल गईं। लड़का छटपटा रहा है। सफेद चादर पर सिक्के गिर रहे हैं, गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। अब पतली धार एक छोटे से फव्वारे की तरह उछलती है। वह चाकू बाहर खींचता है। अरे इतनी जोर क्यों लग रही है? रबड़ के गुब्बारे से तो चाकू बिना किसी जोर लगाए निकल आता है। लड़के के जिस्म से जोर लगाकर चीखे उभरते, मर गया, मर गया बापू, मार डाला। वह लड़के की कमीज उठाकर देखता है, वहां रबड़ का गुब्बारा नहीं बंधा है। लड़का आइसक्रीम खाने भीड़ से बाहर गया। वह लाल पानी से भरा गुब्बारा पेट में बांधना ही भूल गया। वह उछलकर लड़के की छाती से नीचे उतर आया। लड़के का जिस्म किसी घटे जानवर की तरह जमीन पर उछल रहा है। वह चीख चीख कर कह रहा है, माई बाप, पापी पेट का सवाल है, मैंने लड़के का खून कर दिया। पापी पेट का सवाल है, मैंने अपने लड़के का खून कर दिया। पापी पेट। भीड़ ने लड़के के पेट के घाव से निकलते असली खून को देख लिया। लोग तेजी से वहां से भाग रहे। पुलिस का सिपाही सबसे पहले वहां से गायब हो गया। लड़के का जिस्म तड़प कर उछल रहा है। अब वह चीते की मरी हुई खोपड़ी से पकड़ा गया है। खोपड़ी ईंट पर से नीचे गिरकर जमीन पर पड़ गई है। लंबे लंबे चीते के नुकीले दांत खून से सन गए हैं। सूरज खून देखकर धमक गया। छत से नीम के पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। चीते का मरा हुआ मुंह खोले, मुंह पाए। चीते का मुंह बाए, दांतों में खून लगाए जमीन पर पड़ा है। अब लड़के का जिस्म रह रहकर तड़प रहा है और एक लंबी चीख के साथ वो हिलना बंद कर देता है। खून का छोटा सा सुस्त सा दरिया धीरे धीरे फैल रहा है। वह मरे हुए चीते की खोपड़ी के मुंह में झांकता है। उसकी घरवाली अपने बचाव के लिए दोनों हाथ ऊपर किए खड़ी है और उसके हाथों में चूल्हे से बाहर खींची हुई जलती हुई लकड़ी। और इसी के साथ दूसरा दृश्य जुड़ जाता है। चमक मारता चाकू हाथ में और हवा में तना हुआ हाथ, लड़के के जिगर में घुसता चाकू, एक लंबी चीख और सुस्ती के साथ फैलता जा रहा खून का दरिया। कोई नहीं है। चादर पर सिक्के बिखरे पड़े।
तो यह थी कहानी तमाशा। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताएंगे।